नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अंतिम चरण के चुनाव के अंतिम दिन और उसके बाद जो एग्जिट पोल के लिए काउंटडाउन शुरू होने वाला है, उससे पहले ही पूरे विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। ऐसे पूरे विपक्षी पार्टियों के अलग अलग स्टेट में जो अपने पोलिंग रिपोर्ट आए हैं, इन लोगों के पोलिंग एजेंट ने जो बूथ वाइज रिपोर्ट दिए हैं, उससे भी इन लोगों को पहले पता चल गया कि ये चुनाव में कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। पीएम मोदी नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और इसलिए यह समय ऐसा है जिसमें केवल और केवल आरोप लगाओ। आरोप ऐसे लगाओ कि पूरी दुनिया की जो लेफ्ट मीडिया है, वामपंथी मीडिया है, जो कांग्रेस के इनडायरेक्ट पैसे उन लोगों को मिलते रहे हैं, जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो कि कांग्रेस के समर्थन में आते हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग मीडिया हाउसेस को फंड देते हैं ताकि मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाया जाए, उन जगहों पर इसे जोर शोर से उठाया जा सके और बदनाम करने की कोशिश की जाए ताकि ऐसा लगे कि मोदी ने लोगों के समर्थन से चुनाव नहीं जीता, बल्कि उसके पीछे का कारण कुछ और है। और यही तो वजह है कि चुनाव के परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के पहले ही कांग्रेस ने सबसे पहले सरेंडर किया। एग्जिट पोल मतलब अभी तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उसके डिबेट में शामिल हो, आप समर्थन करो या विरोध करो, आप ये बता सकते हो कि हम परिणाम का इंतजार करेंगे। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें फेरबदल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कई राज्यों के चुनाव हुए, उसके एग्जिट पोल हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। जैसे पिछली बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। पिछली बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इस बार भी तेलंगाना में हार हुई, कर्नाटक में हार हुई, हिमाचल प्रदेश में हार हुई। लेकिन क्या इन राज्यों के एग्जिट पोल से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया था? हां, ये अलग बात है कि जब आप टीवी पे जाते हो, डिबेट करते हो, तो आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी हार हुई है और हार के कारणों पर पार्टी के अंदर चर्चा की जाएगी। लेकिन जब आपने एक मन बना लिया है कि हम हार स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसका ठीकरा सीधे ईवीएम पर फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे या फिर पीएम मोदी के अफसर वाले व्यवहार पर फोड़ेंगे कि तानाशाही रवैया और पीएम मोदी ने मैनेज किया चुनाव परिणाम को, मीडिया को मैनेज करके रखा है और इसलिए हम एग्जिट पोल का ही बहिष्कार कर देंगे। कैसे एग्जिट पोल होता है, इसके बारे में चर्चा अब ये कर रहे हैं। क्या उस समय आपको एग्जिट पोल के बारे में जानकारी नहीं थी? जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में परिणाम आपके विरोध में आ रहे थे, फिर भी आपके नेता डिबेट करने के लिए गए थे? या उस समय आपके पास एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में यह ज्ञान नहीं था? जब कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के नतीजे आपके पक्ष में आ रहे थे और उस समय आप कंफ्यूज नहीं थे, बल्कि जोर शोर से कह रहे थे कि एग्जिट पोल का परिणाम सही है और हम लोग बड़े अंतर से जीत रहे हैं। यहां तक कि इस बार छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल आए थे, उस समय कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर कह रहे थे एग्जिट पोल में लगभग सही तो दिखा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी सफलता हमें मिलेगी। हालांकि वहां हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अचानक से यह ज्ञान कैसे मिल गया? क्योंकि क्या ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो अभी से लीक हो चुके हैं, इन लोगों को पता चल चुका है। भले ही इनके जो दरबारी चाटुकार ये सेफोलॉजिस्ट हैं, जैसे योगेंद्र यादव हर दिन नए नए आंकड़ों के साथ आता है, फर्जी आंकड़े दिखाता है और शशि थरूर जैसे लोग उसी आंकड़ों को ट्विटर पर, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालते हैं और कांग्रेस के कुछ नेता खुश हो जाते हैं कि देखो योगेंद्र यादव ने माना है कि हम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर चुनाव के देख चुके हैं और पीएम मोदी का फैक्टर तो है, लेकिन
उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, किसानों का मुद्दा चल रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी के संविधान की बात जो राहुल गांधी ने उठाई कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। बेरोजगारी की बात चल रही है, किसानों की समस्या की बात चल रही है, ये समस्याओं पर लोग जागरूक हो गए हैं। इसीलिए इस बार मोदी वापस नहीं आएंगे, ऐसे बातें ये लोग कर रहे हैं, आंकड़े जारी कर रहे हैं, तो उससे आपको तकलीफ नहीं है। बेसिकली बात तो यही है कि हर राज्यों से पहले ही इनके पास डाटा आ चुके हैं, और केवल कांग्रेस के पास नहीं बल्कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां इंडी अलायंस का हिस्सा है उनको भी ये लग गया है कि हमारा अब कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना हमारी एक भूल ही थी, इससे तो और हमारे वोट हैं जो कम हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस तरह से देखा जाए तो लोग जो सामान्य तरीके से एक अच्छे डिबेट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी इरिटेट हो गए कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। ये दिन रात सुबह से शाम तक केवल पीएम मोदी की बुराई करता है और वो मुद्दे उठा रहा है जो मुद्दे आज से 40 साल पहले खत्म हो चुके हैं। वो प्योर नक्सलियों के मुद्दे हैं। ये मुद्दे अब हिंदुस्तान में चलने वाले नहीं हैं। इसलिए जो इनके पार्टनर हैं वो भी घबराहट में आ गए, कंफ्यूजन में। लेफ्ट पार्टी भी है कि यही राहुल गांधी बंगाल में साथ देते हैं और केरल में जाकर पिनराई विजयन का पीएम मोदी के साथ साठगांठ की बात करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी तो वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, इसलिए पिनराई विजयन के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लड़ते हैं, कोई भी मुकदमा चलता नहीं है, सीबीआई और ईडी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस तरह के पूरे माहौल को कंफ्यूज कर दिया। इसलिए चर्चा इस बात की भी है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग अब लामबंद हो रहे हैं कि सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ना है। लेकिन अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो क्या इन लोगों को पहले से अनुमान हो गया? क्या एग्जिट पोल के आंकड़े लीक कर दिए गए? क्या इन लोगों का जो अपने टीवी चैनलों के साथ एग्जिट पोल करने वाले कंपनियों के साथ जो सेटिंग रही है, योगेंद्र यादव तो उसका हिस्सा रहा है, इन लोगों को पहले से अनुमान हो गया है कि एग्जिट पोल में क्या आने वाला है, इसलिए डिबेट से बाहर आया? ये लगता तो यही है, क्योंकि पहले तो पोलिंग एजेंट की रिपोर्ट जो अलग अलग राज्यों से आई है, अब तक बिहार में देखिए, बिहार में यह माना जा रहा है नीतीश कुमार को थोड़ा नुकसान है, लेकिन यह पूरे के पूरे सर्वे में बता रहा है कि नीतीश कुमार के पास 13-14% वोट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देते हैं। वो दलित पिछड़े का वोट है, और साथ में ये जो लव कुश समीकरण है वो भी नीतीश कुमार के साथ इस बार पूरी तरीके से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्राट चौधरी को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम। तो ऐसे में बिहार में जो फैक्टर ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार का विरोध हो, और विरोध भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से भी हो, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर कुछ लोग गुस्से में नीतीश कुमार का साथ न दें, ये फैक्टर भी कम काम करता दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों का गठबंधन जब हुआ तो केवल 15 सीटें जीत पाए। आज तो बहुजन समाज पार्टी अलग है, कोई फैक्टर इनके पास ऐसा है ही नहीं जिसके कारण अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर सके, क्योंकि वहां पर इस बात की चर्चा है कि अखिलेश यादव जो अपने आप को यादवों का नेता कहते हैं, जिनकी पार्टी में इस बात के लिए कहा जाता है कि एमवाई समीकरण इनका ऐसा है कि मुस्लिम और यादव पूरी तरीके से 90% वोट इनके पास आएगा। लेकिन जो चर्चा हुई, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में भेजा गया और ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि देखिए अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव हैं, यादव का नेता हैं, और इन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश से जो इनके पास 63 सीटें हैं उसमें से केवल और केवल 5 सीटें यादवों को दिया है, और उसमें भी पांचों के पांचों अपने परिवार से, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, यहां तक कि धर्मेंद्र यादव को फिर से चुनाव मैदान में लाया है। ये सारे उनके परिवार के लोग हैं, परिवार से बाहर का एक भी यादव कैंडिडेट नहीं है। इससे यादवों के बीच भी इस तरीके से फूट पड़ी है कि उसमें भी यूथ जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव नेता को
मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये स्थितियां बड़े राज्यों में हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बिखरी हुई है और लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन ममता बनर्जी को चिढ़ा रहा है अलग अलग जगहों पर। जहां मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ जाते थे, लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन ने उस वोट बैंक में सेंधमारी की है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है, ये पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाले परिणाम देने वाली है। और इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट दिखती है कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन की तरफ से तो शांति है। क्यों? क्योंकि पिछली बार 2 सीटें इन लोगों को मिली थी जो कांग्रेस को मिली थी, लेफ्ट को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार इन लोगों को लगता है ममता बनर्जी की 1, 2, 4 सीटें अगर हम कब्जा कर लें तो पहले से तो बेहतर परफॉर्मेंस ही माना जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के बीच से 30 से ज्यादा सीटें उठाकर ले जा रही है और यही इन लोगों की परेशानी की वजह है। इन लोगों को पता है कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या आएंगे। इन लोगों ने पहले ही वो लीक करवा लिया है और अब सरेंडर बोल रहे हैं। डिबेट में शामिल नहीं होंगे, डिबेट में शामिल नहीं होंगे, मुंह छिपाकर कहीं कोप भवन में कैद रहेंगे। कब तक रहेंगे? 4 जून तक रहेंगे और 4 जून के बाद तो राहुल गांधी जैसे लोग हिंदुस्तान से भाग जाएंगे। ये तो फिर से एक लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे और फिर कांग्रेस के जो छुटभैये नेता हैं वो बाहर आकर सफाई पेश करते रहेंगे कि ये तो ईवीएम की गड़बड़ी के कारण चुनाव के ऐसे नतीजे आए हैं, ये तो मोदी की तानाशाही है, ये तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की इसलिए हुआ है, हमारे कई नेताओं को जेल भेजा गया, कई नेताओं पर फर्जी आरोप लगाए गए, इसके कारण लोग कंफ्यूज हो गए। ये सारे जो जितने तर्क हैं इसको कुतर्क ही कहा जा सकता है। इस कुतर्क के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो फिर कभी चुनाव जीत नहीं पाओगे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में हार के बाद ये कहती है कि हम आत्म मंथन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, हार के कारणों को ढूंढेंगे। और यही वजह है कि अगर राजस्थान में एक बार चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी बार जीत कर आई। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो कांग्रेस से फिर से वो कुर्सी छीन कर ले आई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से वहां घटनाएं घटी उससे तो ये लगता है कि 4 जून के रिजल्ट यानी कि 6 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। तो ये ऐसी स्थितियां हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं बची। अब वो टीवी पर क्या मुंह लेकर आएंगे, इसलिए बहिष्कार तो होना ही था। एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे, कल से संसद का बहिष्कार करो, फिर से पार्लियामेंट सेशन का बहिष्कार करो। तुम केवल बहिष्कार करो, सत्ता तक पहुंचने की औकात खत्म हो चुकी है। इसलिए अब राहुल गांधी का संन्यास यात्रा शुरू होने वाला है। ये पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए, अब दुनिया घूम घूम कर ये वास्को डिगामा बनेंगे और नए नए जगह की खोज करेंगे जहां जाकर ये राजनीति कर सके। क्योंकि हिंदुस्तान में अब इनके राजनीतिक कैरियर पर तो पीएम मोदी ने ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है जिसको हटाना राहुल गांधी के बस में नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।